कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, खुद को बचाने के लिए जस्टिस रमन्ना पर दबाव डाल रहे हैं जगमोहन। फारूक ने कहा, चीन की कोशिशों से ही धारा 370 बहाल हो जाए। हाथरस गैंग रेप की पीड़िता के परिवार ने हाईकोर्ट में रखा अपना पक्ष। बिहार के बक्सर में महिला के साथ गैंगरेप, बच्चे के साथ नहर में फेंका। कांग्रेस छोड़ने के कुछ घंटे बाद बीजेपी में शामिल हुई खुशबू सुंदरम। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का, मगर उसके पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे। गुजारिश ये है कि गोदी मीडिया सच को दबाने की कोशिश कर रहा है, और अगर सच को दबा दिया गया तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए ज़रूरी है सच को जिंदा रखा जाए, और सच को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता होती रहे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके साथ खड़े हों, इसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा। आप उसमें से अपनी मनचाही सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों को प्रभावित करने और जस्टिस एन.वी. रमन्ना पर दबाव डालने के लिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। जस्टिस रमन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे और इससे उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो क्या इसीलिए जगनमोहन रेड्डी ने मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे को एक चिट्ठी लिखकर मोर्चा खोला है? 6 अक्टूबर को लिखी इस चिट्ठी को उन्होंने 9 अक्टूबर को सार्वजनिक कर दिया था। इस चिट्ठी में कहा गया है कि जस्टिस रमन्ना की 2 बेटियों के नाम अमरावती भूमि घोटाले में हैं, और इसलिए वह इससे जुड़े मामले में न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। इससे जुड़े और दूसरे कई और मामले में भी कुछ खास जजों के पास ही भेजे जा रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी ने चिट्ठी में लिखा था, मई 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने और 24 जून 2019 को चंद्रबाबू नायडू के समय दिए गए सभी ठेकों की जांच के आदेश देने के बाद से ही जस्टिस एन.वी. रमन्ना न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। इस चिट्ठी को लिखने और उसे सार्वजनिक करने से कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर जगनमोहन रेड्डी की मंशा क्या है। क्या इस चिट्ठी और उनके खिलाफ चल रहे मामलों के बीच कोई संबंध है? दरअसल जगनमोहन रेड्डी पर कुल मिलाकर 31 मामले चल रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव का पर्चा भरते समय खुद ये जानकारी दी थी। ये मामले ईडी और सीबीआई ने लगाए हैं, और इनसे जुड़ी एफआईआर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग थानों में दर्ज कराई गई थी। रेड्डी पर भारतीय दंड संहिता के तहत 20 तरह के आरोप लगाए गए थे। वहीं अश्विनी उपाध्याय नामक वकील ने 2016 में सभी सजा पाए विधायकों पर प्रतिबंध लगाने की एक याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में रंजन गोगोई ने की थी। उन्होंने इस तरह के मामलों में विशेष अदालतों के गठन का आदेश दिया था। इसके बाद ही पूरे देश में इस तरह की 12 अदालतों की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एन.वी. रमन्ना की खंडपीठ के पास ये मामला 4 मार्च 2020 को गया। उन्होंने 5 मार्च को आदेश दिया कि विधायकों से जुड़े सभी लंबित मामलों का विवरण उन्हें दिया जाए। जस्टिस रमन्ना ने 16 सितंबर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से कहा कि वो विशेष बेंच का गठन करे और सुनवाई में हो रही प्रगति की जानकारी उन्हें देती रहे। जगनमोहन रेड्डी चंचलगुड़ा जेल में 16 महीने बिता चुके हैं। उन्हें सीबीआई ने 27 मई 2012 को गिरफ्तार किया था। वे 24 सितंबर 2013 को जेल से रिहा हुए थे। सवाल यही है कि जगनमोहन रेड्डी ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखने का ये समय क्यों चुना? बहुत साफ है, जगनमोहन रेड्डी के भ्रष्टाचार के पूरे मामले सामने खुल चुके थे। सीबीआई की जांच हुई थी, उनको जेल हुई थी, और अपने पिता के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उनकी तरक्की का ग्राफ उसी तरह से ऊपर चढ़ता गया जैसे बहुत सारे मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के
पुत्रों के साथ होता है। हम जानते हैं कि जो येदियुरप्पा साहब हैं, उनके नाती के मामले में भी इसी तरह की बातें सामने आई हैं। अमित शाह के बेटे के मामले में भी इसी तरह की चीज़ें आ चुकी हैं और कई ऐसे मंत्री पुत्रों के बारे में, जैसे पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक के बारे में भी आ चुकी हैं। तो ये अक्सर देखा गया है कि जैसे ही कोई नेता मंत्री बनता है, सरकार में आता है, तो उसके जो संपत्ति है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है और यही जगन मोहन रेड्डी के साथ हुआ। और जब उनकी सरकार गई और जांच पड़ताल हुई तो वो बहुत सारे मामलों में फंसे पाए गए। अब ये मामले इतने ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, अपने निर्णय के कगार पर हैं कि उनका मुख्यमंत्री पद भी खतरे में है और हो सकता है उनको जेल भी हो जाए। तो अपने बचाव में अब उन्होंने जस्टिस रमन्ना को टारगेट कर लिया है और उनकी पुत्रियों के मामलों को रमन्ना पर थोपा जा रहा है। हो सकता है उनकी पुत्रियों ने घोटाला किया हो या ना किया हो, लेकिन उनका दोष अगर आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज पर मढ़कर अपने को बचाना चाहते हैं तो ये एक गलत तरीका है, गलत रास्ता है और आत्मघाती भी है, क्योंकि इससे अदालत दूसरे तरह के निष्कर्ष भी निकाल सकती है और भी ज़्यादा सख्ती बरत सकती है। तो लेकिन शायद जगन मोहन रेड्डी को लग रहा हो, शायद उन्हें अभी हाल में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, शायद उन्हें वहाँ से कुछ किसी तरह का संकेत मिला हो, कुछ आश्वासन मिला हो और उसकी वजह से उनसे मिलने के 1-2 दिन बाद ही उन्होंने ये चिट्ठी दाग दी थी। तो ये देखना है कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट इस तरह की आरोपबाजी को किस तरह से लेता है, उस पर क्या कार्रवाई करता है और जगन मोहन रेड्डी इस तरह से हथकंडे आजमा कर अपनी कुर्सी को बचा पाते हैं या नहीं। अगली खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर एक बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। उन्होंने सीमा पर भारत चीन के बीच जारी गतिरोध के लिए धारा 370 के केंद्र सरकार के फैसले को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उम्मीद जताई कि चीन की कोशिशों से वो फिर से बहाल हो जाएगी। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमने 370 हटाने के फैसले को कभी स्वीकार नहीं किया है जो उन्होंने 5 अगस्त को किया था। वो यहाँ कबूल करने के लिए, यानी कश्मीर में कबूल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। चीन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वो लद्दाख में जो कुछ भी कर रहा है वो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के कारण है, जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और 370 और 35 से जम्मू कश्मीर में बहाल हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा, मैंने कभी चीन के राष्ट्रपति को यहाँ नहीं बुलाया। हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें गुजरात में बुलाया, उन्हें झूला भी झुलाया, वो उन्हें चेन्नई भी ले गए और उनके साथ खाना भी खाया, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं आया और उन्होंने 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है। जब तक आप अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं करेंगे तब तक वे रुकने वाले नहीं हैं। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की चर्चा सोशल मीडिया में भी हो रही है और कई लोग उन पर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने उनके बयान को लिखते हुए ट्वीट किया है, अपने ही देश में कुछ लोग ये कहते हैं। इसके अलावा एक यूज़र गिरीश देसाई लिखते हैं, फारूक अब्दुल्ला को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपने कश्मीर में सभी फ़ायदे लिए, लोगों से उनके मूलभूत अधिकार छीने और अब आप चीन की मदद लेना चाहते हैं। तो मामला ये है कि जब भी कोई भारतीय नेता किसी विदेशी देश की मदद से कुछ करना चाहता है तो उस पर सवाल लगते हैं, उसकी निष्ठा पर, उसकी देशभक्ति पर सवाल खड़े उठते हैं और यही फारूक अब्दुल्ला के साथ हो रहा है। लेकिन हमें जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला की स्थिति को समझना चाहिए और जिस तरह से वहाँ से धारा 370 हटाई गई, बिना प्रदेश के लोगों से बातचीत किए, बिना स्टेक होल्डर से बातचीत किए, एक तरफा ढंग से, बिल्कुल कहना चाहिए कि अलोकतांत्रिक ढंग से इस फैसले को लागू किया गया और गलत तरीके से लागू किया गया। और उसके बाद जिस तरह का दमन चक्र केंद्र सरकार ने सेना के साथ मिलकर चलाया, वो भी उसने भी जम्मू कश्मीर के अवाम में केंद्र के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ एक गुस्सा भड़काया है, पैदा किया है। और उसमें वो अगर आज इस तरह से छटपटाते हुए सोचने लगते हैं कि किसी भी तरह से
किसी भी देश की मदद से अगर हमारी पुरानी स्थिति बहाल हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। थोड़ा आपत्तिजनक लग सकता है, लगना भी चाहिए, लेकिन इसमें इतनी बवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही फारूक अब्दुल्ला को तुरंत देशद्रोही घोषित कर देने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की देश में भरमार है जो भक्त हैं सरकार के, और जिन्हें अंधभक्त हैं कहना चाहिए, और जिन्हें बड़े इशू दिखाई नहीं देते हैं। वो बहुत ही संकुचित मानसिकता के हैं। संबित पात्रा भी उन्हीं में से एक हैं, और ये जो गिरीश देसाई का नाम लिखा अभी जिक्र किया मैंने, वो भी उसी संप्रदाय से आते हैं, उसी विचारधारा से आते हैं। तो जाहिर है कि इनकी समझ बहुत विकसित नहीं हुई है, इसलिए वो उस पूरे बड़े परिदृश्य में चीज़ों को नहीं सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। उन्हें तो किसी तरह से ऐसे लोगों के दमन का मौका चाहिए, ऐसे लोगों को गरियाने का मौका चाहिए जो भारत सरकार के साथ नहीं है, मोदी सरकार के साथ नहीं, मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और इस तरह से धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। न केवल कश्मीर में बल्कि देश भर में ऐसे लाखों लोग हैं जो केंद्र सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं हैं। और ये भी हकीकत है, चीन भी कह चुका है धारा 370 के बारे में। उसका बाकायदा जो ग्लोबल टाइम्स अखबार है उसमें लेख आ चुके हैं कि असल में मुद्दा वहीं से शुरू हुआ जब भारत सरकार ने लद्दाख जब को अलग प्रदेश बना दिया, जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, वहाँ से धारा 370 हटा दी। तो ये जो परिवर्तन किए उससे चीन क्षुब्ध हुआ और उसने फिर ये हरकतें शुरू कर दी सीमा पर। तो ये भी इसका एक पहलू है, हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो इसीलिए दबाव डाल रहा है कि धारा 370 में आपने छेड़छाड़ की। अगली खबर लेते हैं। हाथरस कांड को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा। पीड़िता के परिवार में माता, पिता और 3 भाई कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कई अधिकारी अदालत में मौजूद थे। अदालत की ओर से इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया गया था, जिसमें परिवार और सरकार का पक्ष पूछा गया था। 1 अक्टूबर को कोर्ट ने पीड़ित परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। कोर्ट ने घटना को भयावह बताते हुए कहा था कि वो इससे हैरान है, जिसके बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को भी पेश होने के लिए कहा था। आज इन सभी का बयान दर्ज किया गया है। बता दें कि हाथरस गैंग रेप को लेकर पूरे देश में गुस्सा फैल गया था, तो वहीं यूपी सरकार पर आरोप है कि वो अभियुक्तों को बचाने की कोशिश कर रही है। यूपी पुलिस ने शुरुआत से ये भी दोहराया कि गैंग रेप हुआ ही नहीं था। तो हम पूरे हाथरस मामले को देख रहे हैं शुरू से कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया रहा है, और उसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को प्रेरित किया उसे इस दिशा में काम करने के लिए, इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए, और उसने खुद ब खुद संज्ञान लेकर नोटिस जारी किए सरकार को और पीड़ित पक्ष को अपने पास बुलाया ताकि सीधे उनसे बातचीत की जा सके। जो दावे राज्य सरकार बार बार कर रही है उनकी सच्चाई का जाना जा सके। और सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात जो इलाहाबाद हाई कोर्ट को लगी थी वो था कि रात को 2 बजे बिना परिजनों की सहमति से पीड़िता की लाश को जला देना, उसे अंतिम संस्कार कहना ठीक नहीं होगा, उसको जला दिया गया था। तो ये शक भी पैदा करता है कि अभियुक्तों को बचाने के लिए ताकि तमाम सबूत नष्ट हो जाएं, तो इसलिए भी ये कार्रवाई की गई। और ऐसी और भी कार्रवाई और इस तरह के बयान स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने, प्रशासन ने दिए, और राज्य सरकार का रवैया जाहिर है कि बहुत ही संदेह से घिरा रहा है। लगातार राज्य सरकार और पुलिस अधिकारी पीड़िता के खिलाफ बयान देते रहे हैं, पीड़िता के परिवारजनों के खिलाफ बयान देते रहे हैं, और उनसे ये लगता रहा है कि वो अभियुक्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हस्तक्षेप जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का रहा है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ़ है, और बहुत अच्छी बात है कि हाई कोर्ट अपना काम कर रहा है। अन्यथा पूरी देश की न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है, और जब इस तरह के घटनाओं में कोई कोर्ट अपनी पहल से हस्तक्षेप करता है तो सत्ता को भी थोड़ा सा डर लगता है कि ये काम भी हो सकता है, उसे संभल कर चलना चाहिए। तो हाई कोर्ट के इस पहल पर को सलाम करना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि हाई कोर्ट इस मामले में अपना सख्त रुख
बरकरार रखेगा और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भरसक कोशिश करेगा। इसी से जुड़ी एक और घटना है। एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। पत्रकार सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था जब वे हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले को कवर करने के लिए जा रहे थे। याचिका को 4 सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए कहा है। अब एक तरफ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने से पहल कर रहा है न्याय दिलाने की, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जिस तरह का रवैया अपनाया है वो थोड़ा सा अखरने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि अर्णब गोस्वामी के मामले में, अमीश देवगन के मामले में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है कितना अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, जबकि ना तो उनकी कोई गिरफ्तारी हुई थी न गिरफ्तारी की आशंका थी, तब भी उनके हक में उनको इस संभावित गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसने तुरंत कदम उठा लिए थे। लेकिन ये केरल के पत्रकार जो सिद्दीक कप्पन हैं, जिन्हें बेवजह उत्तर प्रदेश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, उन पे UAPA लगा दिया, उन पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया, और सब कुछ स्पष्ट है कि ये पूरे हाथरस मामले को से ध्यान हटाने के लिए है और उस मामले में एक मुस्लिम एंगल डालने के लिए है कि एक कोई बड़ी साजिश हो रही थी मुसलमानों की तरफ से, और ये जो 4 लोग पकड़े गए थे जिसमें पत्रकार सिद्दीक कप्पन भी शामिल थे, उनको इसी तरह से फंसाने की कोशिश स्पष्ट दिख रही है। तो ऐसे मामले में उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा सक्रियता के साथ पेश आएगा और राहत देगा सिद्दीक कप्पन को, लेकिन अब उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए कहा है, तो जाहिर है कि कई बार ये विरोधाभास संदेह खड़े करता है। अगली खबर लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना के करीब बक्सर में महिला से गैंगरेप और उसके मासूम बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि बक्सर में एक दलित महिला के साथ आरोपियों ने गैंगरेप किया और विरोध करने पर उसे और उसके 5 साल के बच्चे को एक नहर में फेंक दिया। पीड़ित महिला का बक्सर के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में 7 आरोपी हैं, जिनमें से अभी तक केवल एक ही को गिरफ्तार किया जा सका है। वहीं उसके अलावा केवल 2 दूसरे आरोपियों की पहचान हो पाई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को महिला अपने बेटे के साथ बैंक जा रही थी। उस दौरान आरोपियों ने रास्ते में महिला और उसके बेटे को पकड़ लिया। आरोपियों ने महिला के साथ बलात्कार किया और विरोध करने पर मासूम बेटे का गला दबा दिया, और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने दोनों को नहर में फेंककर फरार हो गए। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो महिला बेहोश मिली। इस घटना के संबंध में महिला के पिता ने कहा कि उनकी बेटी अपने 5 साल के मासूम के साथ बैंक जा रही थी और 11 बजे के बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। सुबह नदी में मिली बेटी के साथ उसका बच्चा भी बंधा हुआ मिला। लड़की को तो बचा लिया गया, लेकिन मासूम की मौत हो चुकी थी। पीड़िता ने बताया है कि कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और फिर अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया, फिर औरत के बच्चे के साथ बांधकर नदी में फेंक दिया। पिता के मुताबिक तो अब उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई तो पीड़िता को नदी के बाहर निकाला गया, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो हाथरस घटना के बाद ये बक्सर में इस तरह का कांड हुआ है। ये बड़ा ही कहना चाहिए कि आक्रोश पैदा करने वाला कांड है, और इस पर भी उसी तरह से जनाक्रोश भड़कना चाहिए। लोगों को न्याय की मांग के लिए पीड़िता के साथ खड़े होना चाहिए। एक बार फिर एक दलित महिला के साथ इस तरह से घटना घटी है, गैंग रेप की घटना घटी, उसके बच्चे की मौत हो गई है। पीड़िता अभी जीवित है, इसलिए पीड़िता अपने जो आरोपी हैं उनकी पहचान भी कर सकती है, पूरे घटना का बयान भी कर सकती है, और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और जाहिर है कि ये चुनाव का मौसम है बिहार में, तो ये घटना चुनावी मुद्दा भी बनेगी और राज्य सरकार की नाकामियों के बारे की एक मिसाल के तौर पर भी पेश की जाएगी। तो अब देखना यह है कि बिहार की नीतीश सरकार, जो कि बड़े बड़े दावे करने में माहिर हैं और झूठ गढ़ने में माहिर हैं, झूठे आंकड़े गढ़ने में माहिर हैं, वो इस मामले में क्या करते हैं और इस मामले से बिहार की जनता की चेतना कितनी झकझोर
झकझोरती है और वे अपने चुनाव में इसका जवाब किस तरह से देते हैं। आज की अंतिम खबर लेते हैं। फिल्म से राजनीति में आई तमिलनाडु की कांग्रेस नेता खुशबू सुंदरम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कुछ घंटों बाद ही तमिलनाडु से दिल्ली आकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। खुशबू ने अपना इस्तीफा देने के बाद कहा कि वो ऐसा पार्टी के कुछ नेताओं के अपनी बात थोपने और दबाव डालने के विरोध में कर रही हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हकीकत से काफ़ी दूर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र के तौर पर अगर आगे बढ़ना है तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता की ज़रूरत है जो देश को सही दिशा में ले जा सके। कांग्रेस ने भी उन्हें पार्टी प्रवक्ता के पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने कहा कि उनके फैसले से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बता दें कि लोकप्रिय तमिल अभिनेत्री सुंदरम 2014 में कांग्रेस में शामिल हुई थी। कांग्रेस में शामिल होने से पहले वो डीएमके में थी। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी को भेजा है। तो स्पष्ट है कि ये मौका परस्ती का एक और उदाहरण है खुशबू का, क्योंकि अब तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहे हैं। तो इस चुनाव में निश्चित रूप से उन्हें बीजेपी की तरफ से कोई आश्वासन मिला होगा, कोई टिकट का, कोई किसी तरह से सरकार में हिस्सेदारी का। तो ये लालच वो उनके अंदर पहले भी भरा हुआ था। पिछले चुनाव में जब उन्हें टिकट नहीं मिला था तब से वो नाराज़ चल रही हैं और तब से उन्हें अपनी पार्टी में बहुत सारी खोट नज़र आने लगी थी। उसके पहले वो डीएमके छोड़कर आई थी और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी कांग्रेस पार्टी की कि मैं तो अपने घर में आ गई हूँ। कांग्रेस नेतृत्व की तारीफ़ करते हुए वो नहीं आगाती थी। लेकिन अब जब उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस में फ़िलहाल कहीं कोई भविष्य नहीं है और अब तमिलनाडु में चुनाव है और इस चुनाव में अगर कुछ हासिल नहीं किया तो ये मौका भी निकल जाएगा, तो वो अब अपनी उन्होंने नाव बदल दी है। अब वो बीजेपी की नैया पर सवार हो गई हैं और अब उन्हें नरेंद्र मोदी में तमाम तरह की खूबियां नज़र आने लगी हैं और वो 128 करोड़ लोगों की बात करने लगी हैं जैसे उनकी नुमाइंदगी वही कर रही हों। तो इस मौका परिस्थिति को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए और कांग्रेस को निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि क्यों वो ऐसे लोगों को एक तो पार्टी में दाखिल करती है और दूसरा अगर दाखिल करती है तो उनमें विश्वास क्यों नहीं पैदा कर पाती कि वो पार्टी के साथ जुड़े रहें, थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें और पार्टी के लिए संघर्ष करें आने वाले दिनों के लिए। लेकिन शायद नेतृत्व की भी कमज़ोरी है, संगठन की भी कमज़ोरी है और कार्यकर्ताओं में भी बेचैनियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि कृपया ये तुरंत कर लें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।